तो कल हम लोगों ने बात किया था कि वात के 5 भेद होते हैं और हमने वहां पर लिखाया था वात के 5 भेदों का सर्वप्रथम वर्णन आचार्य चरक ने किया था। आज हम बात करेंगे पित्त के भेद के बारे में। और पित्त के भेद आचार्य चरक ने नहीं बताए हैं, यहाँ लिखेंगे। पित्त के कितने भेद होते हैं? 5 भेदों का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत ने किया। सुश्रुत ने किया। इसमें भी टेबल बना देंगे कि 5 भेद कौन कौन से हैं पित्त के। तो पाचक पित्त, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। पित्त के 5 भेद: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक पित्त। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनके स्थान कहाँ है। संगीता, आप अपना माइक क्यों ऑन कर लेती हैं बार बार? मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ फिर आप ऑन कर लेती हैं। सबसे पहले पाचक पित्त के बारे में देखते हैं। तो सभी पित्त के हम लोग पहले देखेंगे स्थान क्या है और उनके कार्य क्या है। पाचक पित्त, तो जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है ये कहाँ होना चाहिए, तो ये पेट में होना चाहिए। पाचक पित्त में पाचक पित्त आमाशय पक्वाशय के मध्य रहता है। आमाशय यानी कि स्टमक, पक्वाशय मतलब कोलन, और मध्य, तो आमाशय और पक्वाशय का मध्य स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है पाचक पित्त। और ये क्या करता है? भोजन को पचाता है। तो पहले तो सभी पित्तों के हम लोग स्थान देखते हैं। दूसरा, रंजक पित्त। रंजक पित्त, जैसा कि इसका नाम है रंजक, तो इसका मतलब ये किसी को रंगने का काम करेगा। और किसको रंगेगा? तो रस धातु को रंग कर रक्त धातु लाल कलर का बना देता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आचार्य सुश्रुत ने इसका स्थान यकृत और प्लीहा बताया है। यकृत और प्लीहा। यकृत का मतलब होता है लीवर और प्लीहा का मतलब होता है स्प्लीन। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अष्टांग हृदय ने इसका स्थान बताया है आमाशय। अष्टांग हृदय ने रंजक पित्त का स्थान कहाँ बताया है? आमाशय। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट, साधक पित्त। साधक पित्त, जैसा नाम है साधना, या आपके जो इंटरनल पावर होती है, आपका जो विल पावर होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो साधक पित्त के कारण होता है, बुद्धि उद्धि के लिए होता है। और ये रहता कहाँ है? हृदय में। देखिए, साधक पित्त रहता दिल में है लेकिन काम इसका दिमाग में होता है। जैसे आप लोग भी ना किसी को दिल में बसाते हैं, लेकिन वो दिल में तो जगह नहीं है, वो कहाँ होता है? दिमाग में। इसीलिए किसी काम को करने में मन नहीं लगता है। दिल तक आदमी रहे तो ठीक है,
दिमाग में आ जाता है तो फिर उलझन होने लगती। वही काम साधक पित्त का है, रहता दिल में है, लेकिन इसके अभी हम कार्य जब पढ़ाएंगे तो वो सारे दिमाग वाले काम है। नेक्स्ट आलोचक पित्त। आलोचक पित्त नेत्र में रहता है। नेत्र मतलब आंखों में रहता है और देखने का काम करता है। नेक्स्ट भ्राजक पित्त कहाँ रहता है? भ्राजक पित्त त्वचा में रहता है, स्किन, त्वचा में। तो आपके स्किन का जो ग्लो होता है वो भ्राजक पित्त के कारण होता है। आपके स्किन में जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें 5 लेयर्स होती हैं। उन 5 लेयर्स में जो ऊपर से सेकंड लास्ट होती है उसमें केराटोहाइलिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। वो केराटोहाइलिन जो पिगमेंट होता है वो आप पानी जब पीते हो तो वो एब्जॉर्ब करके ग्लो करता है। तो जो लोग जितना ज्यादा पानी पीते हैं उनकी स्किन उतनी ग्लो करती है। जो लोग दिन भर पानी नहीं पीते हैं उनकी स्किन जो है मुरझाई हुई सी लगेगी। तो वो भ्राजक पित्त केराटोहाइलिन जो होता है उसके जैसा होता है। अभी बताते हैं इसके बारे में, पहले आयुर्वेद पोर्शन पढ़ लें फिर मॉडर्न पोर्शन बताते हैं। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त के ये स्थान हैं। इसके कार्य देखें। तो कार्य के रूप में पाचक पित्त का नाम ही है पाचन करना और विवेचन। अब विवेचन का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, सार और किट्ट में बांटना विवेचन कहलाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जो पाचक पित्त है इसमें स्टार करके लिख लें, अन्य सभी पित्तों को बल प्रदान करता है। अन्य सभी पित्तों को बल प्रदान करता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा पित्त श्रेष्ठ है, तो पाचक पित्त श्रेष्ठ है क्योंकि ये अन्य सभी पित्तों को बल प्रदान करता है। और नीचे एक और पॉइंट लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तिल प्रमाण। पाचक पित्त जो होता है वो श्रेष्ठ ठोस सॉलिड होता है। और तिल प्रमाण, तिल प्रमाण में अगर कोई पूछे पाचक पित्त की मात्रा कितनी होती है तो तिल, तिल आप लोगों ने देखा होगा घर में तक काला तिल होता है, उसके बराबर ही होता है। तो रंजक पित्त के बारे में बात करें तो इसका जो कार्य होता है रंजक पित्त का, रस का रंजन करना, रस का रंजन कर रक्त धातु बनाना। रस का रंजन कर रस धातु बनाना। साधक पित्त का जो कार्य होता है, साधक पित्त बुद्धि, मेधा, अभिमान, बुद्धि, मेधा, अभिमान, ये जितने भी ब्रेन वाले काम हैं ये सारे बुद्धि, मेधा, अभिमान, अभिप्रेतार्थ, अभिप्रेतार्थ, साधनार्थ। इसका मतलब लिख लेंगे, अभिप्रेतार्थ साधनार्थ का मतलब है इच्छित वस्तुओं को सिद्ध करने वाला। यानी कि जो आप इच्छा कर रहे हैं उसको देने वाला होता है साधक पित्त। इच्छित वस्तुओं को या अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाला।
नेक्स्ट उसके आगे है आलोचक पित्र, नेत्र में रहता है और इसका काम होता है रूप दर्शन। रूप का दर्शन करना। रूप दर्शन। नेक्स्ट है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त रहता है त्वचा में। त्वचा में रहेगा, इसका मतलब वर्ण को प्रकाशित करता है। प्रभा, छाया और वर्ण का प्रकाशन। प्रभा मतलब बॉडी लक्षण। छाया जो आपकी परछाई बनती है, तो इनको ग्लो करता है। और साथ ही साथ में जो आप लोग अभ्यंग वगैरह करते हैं उनको अवशोषित करता है। जो उपटन वगैरह लगाते हैं, मसाज वगैरह करते हैं, अभ्यंग। परिसेक, परिसेक का मतलब होता है, जैसे आप कई लोगों के घर में देखे होंगे, पौधों में पानी देने के लिए एक फौहारा होता है। तो जब वही फौहारा आपकी बॉडी की सिकाई करे तो उसे आयुर्वेद में परिसेक कहा जाता है। तो फौहारा में गर्म पानी भरते हैं और उससे सिकाई करते हैं, तो वो आयुर्वेद में परिसेक कहलाता है। अवगाह। अवगाह का मतलब होता है टब बाथ। बड़ा सा टब लो और उस टब में गर्म पानी भर के उसमें बैठ जाओ, तो जो एनल एरिया की सिकाई की जाती है उसे अवगाह कहते हैं। लेप। लेप मतलब जो क्रीम वगैरह लगाते हैं वो लेप के अंतर्गत आता है। आदि द्रव्यों को, लेप द्रव्यों की क्रिया करवाना। क्रिया करवाने का मतलब ये है कि जब आप लोग अभ्यंग करते हैं, मसाज करते हैं, परिसेक करते हैं, अवगाह, लेप और द्रव्य ये जो लगाते हैं स्किन के ऊपर, तो भ्राजक पित्र इसको, इनका जो काम होता है वो करवाता है। तो ये 5 प्रकार के पित्त हैं, उनके स्थान और उनके कर्म हैं। नेक्स्ट पाचक पित्त देखा जाए तो उनके मॉडर्न कोरिलेशन देख लिए जाए। पाचक पित्त को हम लोग सक्कस, एंटेरिकस, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, एससीएल, सक्कस एंट्रिकस, एंटेरिकस में लिख लें स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशन। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशन फॉर डाइजेशन। तो ये जो डाइजेशन से संबंधित पैंक्रियाटिक सिक्रीशन मतलब जो पैंक्रियास से एमाइलेज, पेप्टाइडेज, ये सारी चीजें आते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आते हैं, ये सभी के सभी पाचक पित्त के अंतर्गत आते हैं। दूसरा रंजक पित्त के बारे में हम लोगों ने बात किया। रंजक पित्त। रंजक पित्त में अभी हमने देखा कि जो रंगने का काम करता हो उसे रंजक पित्त कहा जाता है। तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो जो ब्लड निर्माण के लिए जरूरी चीजें हैं, B12, B12, फोलिक एसिड। B12 का बॉटेनिकल नाम है साइनाकोबैलामाइन। साइनाकोबैलामाइन, B12, फोलिक एसिड, आयरन। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये रंजक पित्त कहलाते हैं।
जैसे पीछे देखिए रंजक पित्त का जो स्थान बताया गया है वो यकृत और प्लीहा बताया गया है। तो यकृत और प्लीहा, जैसे आप लोग हैं इस समय, तो आप बड़े हो चुके हैं या आफ्टर बर्थ जो होता है वो लीवर और स्प्लीन ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। चाहे लिख लें आप लोग इस बात को, ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो जो है इसमें लिख लें एडल्ट एडोलसेंस स्टेज तक, एडोलसेंस बोलते हैं किशोरावस्था तक। लॉन्ग फ्लैट पॉल बोन्स। तो किशोरावस्था तक जो रक्त निर्माण होता है वो लॉन्ग बोन में होता है, फ्लैट बोन में होता है, सभी, एक प्रकार से देखा जाए तो सभी हड्डियों में होता है। लेकिन किशोरावस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद केवल फ्लैट बोन में, फ्लैट बोन कौन कौन सी होती हैं? रक्त निर्माण होता है। चलो कौन बताएगा फ्लैट बोन कौन होती है? कौन बताएगा? किसी को आता ही नहीं, कहाँ बताएगा? फ्लैट बोन स्कैपुला ठीक आंसर है। इसके अलावा वर्टिब्री जो होती है वो भी फ्लैट बोन होती है। स्कल्प जो हमारा सर होता है, हेड की जो बोन्स होती हैं। इसके अलावा स्टर्नम देखें, रिब्स देखें, पेल्विक गर्डल, ये सब फ्लैट बोन के अंतर्गत आते हैं, चपटी होती हैं। तो इन सभी जगह खून का निर्माण होता है, रक्त बनता है। अब जैसे बच्चों में देखें तो बड़ी हड्डियां, लॉन्ग बोन किसे कहते हैं? लॉन्ग बोन जो हमारे हाथ की हड्डी है यानी कि ह्यूमरस और रेडियोअनला, जो पैर की हड्डी है फीमर और टिबिया फिबुला, इनमें भी खून का निर्माण, रक्त का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि बड़े होने के बाद में नहीं बनता है। तो ये पॉइंट आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें कि जब एडोलसेंस स्टेज क्रॉस, यानी कि जब कोई व्यक्ति एडल्ट हो जाता है, तो एडल्ट मनुष्य में जो लॉन्ग बोन होती हैं उसमें रेड बोन मैरो के स्थान पर येलो बोन मैरो जमा हो जाती है। मैं लिख ही देता हूँ। एडल्ट अवस्था में लॉन्ग बोन में फैट डिपोजिशन के कारण, फैट डिपोजिशन के कारण येलो बोन मैरो रह जाता है। इसीलिए रक्त निर्माण यहाँ नहीं होता। रक्त निर्माण यहाँ नहीं होता। ये जो आप लोग आंसर कर रहे हैं नेजल बोन, लैक्राइमल, ये फ्लैट बोन नहीं होते हैं बेटा, ये कार्टिलेज होते हैं। जो नाक होती है, जो कान होते हैं, ये कार्टिलेजेस होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। ये बोन नहीं होते, यहाँ पर नहीं बनता है। इलास्टिक बोन के ही टाइप है लेकिन यहाँ पर रक्त निर्माण नहीं होता।
ठीक है, दूसरा हमने बताया था कि हम लोग ये भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि अष्टांग हृदय ने क्या बताया। अष्टांग हृदय ने बताया कि जो रंजक पित्त है वो आमाशय में पाया जाता है। आमाशय यानी कि स्टमक। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्टमक में ब्लड का निर्माण तो नहीं होता है, ये सही बात है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो स्टमक की वॉल में पाया जाता है। जैसे ये स्टमक है तो स्टमक की वॉल, ये इसकी म्यूकोसल वॉल होती है। इस म्यूकोसल वॉल में एक फैक्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है कैस्टल कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। देखो यहाँ लिखा क्या है, इन इन का मतलब होता है होने वाला, और ये जरूरी है, जरूरी होता है कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर के फैक्टर के अवशोषण के लिए जरूरी होता है। कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसको हम पीछे पढ़ के आए हैं, साइनाकोबैलामाइन जिस पढ़ के आए हैं वो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपके स्टमक में पाया जाता है वही उसको अवशोषित कर सकता है। और B12 अगर नहीं है, आप किसी के अंदर फोलिक एसिड और B12 अगर नहीं है तो उसके अंदर जो आरबीसी होता है उस आरबीसी का जो डीएनए होता है वो फॉर्मेशन नहीं होगा, तो मैच्योर आरबीसी नहीं बन पाएगी। जब मैच्योर आरबीसी की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, तो ये B12 है जो इसके अगर हमसे बात करता है बाइकान की ओर, इसे बोलते हैं बाई कान केव। बाई मतलब दो तरफ से, कान केव का मतलब होता है धसान। तो देखिए इसमें एक इधर से धसान है एक इधर से धसान है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई कान केव। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके ऐसे होने से सर एरिया बढ़ जाता है और अंदर जो है जगह कम रह जाती है, और अंदर इसके कोई नहीं होते ना। आरबीसी जो होती है इसके अंदर ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकांड्रिया होता है, ना गोल्जी बॉडी होता है, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, केवल हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि अष्टांग हृदय ने रंजक पित्त का स्थान आमाशय इसलिए बताया क्योंकि वहां पर एक फैक्टर होता है कैस्टल ट्रेंजिक फैक्टर, और वो विटामिन B12 जिसे हम कैस्टल एक्सट्रेंजिक फैक्टर कहते हैं उसके अवशोषण के लिए जरूरी होता है। दूसरा ये पॉइंट आप लोग लिख लें कि विटामिन B12 जो आपका कोलन है, कोलन के बैक्टीरिया विटामिन B12 का सिंथेसिस करते हैं। कोलन के बैक्टीरिया विटामिन B12 विटामिन का सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट बात कर, यहाँ एक और पॉइंट लिखें, आलोचक पित्त। आलोचक पित्त के बारे में लिखिए कि आचार्य भेल ने इसके दो भेद बताए हैं। एक बताया है बुद्धि वैशेषिक, बुद्धि वैशेषिक, और दूसरा बताया है चक्षु वैशेषिक।
बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक। चक्षु वैशेषिक रूप दर्शन के लिए होता है और बुद्धि वैशेषिक बुद्धि का कार्य करता है। जैसे चक्षु वैशेषिक क्या हो गया, तो नेत्र में जो पाए जाने वाले रेटिना होती है, रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं, एक रॉड सेल होते हैं और एक कोन सेल होते हैं। रॉड सेल जो होते हैं वो नाइट विजन के लिए होते हैं, नाइट विजन के लिए होते हैं, और जो कोन सेल होते हैं वो डे विजन के लिए होते हैं, दिन में देखने के लिए। जबकि बुद्धि वैशेषिक इसको हम ऑप्टिक नर्व मान सकते हैं, जो संदेश ले जाती है ब्रेन को। यहाँ एक पॉइंट और लिख लो, रॉड सेल के बारे में लिख लो। रॉड सेल में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। रोडोप्सिन पिगमेंट ये क्या करता है, ये रोडोप्सिन विटामिन ए के प्रेजेंस में ये टूट जाता है रॉड एंड ऑप्सिन में। जब ये दो भागों में टूटता है तभी रात में दिखाई पड़ता है, तभी रात में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए, की कमी से उसे क्या हो जाएगा, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, उसे क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ विटामिन ए की बात भी हो गई, विटामिन B12 की बात भी हो गई। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट देखें, कफ दोष के भेद। कफ कफ दोष के भेद। कफ दोष के भेद में सर्वप्रथम वाग्भट ने कफ के 5 भेद बताए। देखो यहाँ वाग्भट कैसे लिखना है ध्यान देना। जो लोग इस तरह से लिखते हैं वाग्भट, ये गलत है। ये वाग्भट जो है ये ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष विज्ञान के ज्ञानी थे। ऊपर जो लिखा है वाग्भट वो आयुर्वेद के थे। तो वाग्भट ने सर्वप्रथम कफ के 5 भेदों को बताया। नाम लिख लें, कफ, अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, और श्लेष्मक। ये 5 कफ के बारे में बताया अष्टांग हृदय ने। अवलंब, सबसे पहले इनके स्थान देखते हैं कहाँ होते हैं ये।
अवलंबक कफ उर स्थल में रहता है। स्थान कहाँ है इसका? उर। तो दूसरा क्लेदक कहाँ रहता है? आमाशय में। बोधक जिह्वा में, तर्पक सिर में, और श्लेष्मक संधियों में। कार्य देखें। अवलंबक कफ का कार्य होता है कि ये अपनी शक्ति से पूर्व का मतलब होता है चेस्ट। कार्य क्या है इसका? अपनी शक्ति से अपनी शक्ति से त्रिक को अपनी शक्ति से त्रिक को और अन्य और अन्य के वीर से, वीर मतलब शक्ति से, हृदय तथा शेष कफ स्थानों का अवलंबन करता है। अवलंबन का मतलब होता है करता है मतलब कम त्रिक पर लिखा ना एक साथ। तो इसमें हम लोगों ने क्लेदक कफ की बात की है, तो क्लेदक कफ का स्थान जो है वो आमाशय होता है, और क्लेदक कफ का जो काम होता है वो अन्न का संघात करना। अन्न का संघात को नष्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे खाना खाते हैं तो खाना बहुत हार्ड होता है, तो उसके संघात को नष्ट करता है। और स्टमक में जो म्यूकस सिक्रेशन है ये उससे कोरिलेट कर सकते हैं। बोधक कफ जिह्वा में होता है, रसों का ज्ञान कराता है, जैसे सलाइवा से कोरिलेट कर सकते हैं। और सिर में तर्पक कफ रहता है जो चक्षु आदि इंद्रियों को तर्पण करता है, और इसका कोरिलेशन सीएसएफ से कर सकते हैं। श्लेष्मक कफ संधियों में श्लेष्मक कफ रहता है, जिसका काम होता है संधियों को चिपका कर रखना, और इसका कोरिलेशन साइनोवियल फ्लूइड से कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने वात पित्त कफ के 3 भेद बताए, 5 भेद होते हैं वात पित्त कफ के। तो मैंने बताया था कि चरक ने सर्वप्रथम वात के 5 भेद बताए, तो चरक ने केवल वात के ही 5 भेद बताए। चरक ने केवल वात के ही 5 भेद बताए, और सुश्रुत ने वात और पित्त दोनों के 5 भेद बताए। सुश्रुत ने वात और पित्त दोनों के 5 भेद बताए, जबकि वाग्भट ने तीनों के 5 भेद बताए, वात पित्त कफ तीनों के 5 भेद बताए। अभी पढ़ लो बेटा, और ये नोट्स बाद में तैयार कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि चरक और वाग्भट के अनुसार अगर पूछा जाए कि श्रेष्ठ वायु प्राण वायु है, क्योंकि प्राण वायु के अधीन जीवन होता है और उदान वायु के अधीन बल होता है। जबकि सुश्रुत ने उदान वायु को पवन उत्तम यानी कि उदान वायु को श्रेष्ठ वायु माना है।
नेक्स्ट अंजलि प्रमाण बताया है कि दोष, धातु, मल, इनका अंजलि प्रमाण कितना होता है। तो शरीर के अंदर जल, स्वेद और लसिका, शरीर के अंदर जल, स्वेद और लसिका जो होते हैं 10 अंजलि होते हैं। रस धातु 9 अंजलि, रक्त धातु 8 अंजलि, पुरीस 7 अंजलि, कफ 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि, मूत्र 4 अंजलि होता है, वसा 3 अंजलि और मेद 2 अंजलि होता है। वसा और मेद, वसा में 3 अक्षर है इसलिए 3 है, मेद में 2 है इसलिए 2 अंजलि। मज्जा 1 अंजलि होता है। मस्तिष्क, शुक्र और अपर ओज ये आधा अंजलि होता है। स्तन्य, स्तन्य का मतलब होता है मदर मिल्क, ये 2 अंजलि होता है, जबकि स्तन का मतलब होता है ब्रेस्ट। आर्तो 4 अंजलि होता है, आर्तो मतलब मेंसेस ब्लीडिंग 4 अंजलि होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखें कि काश्यप ने श्लेष्मिक ओज का प्रमाण 6 अंजलि बताया है। काश्यप ने श्लेष्मिक ओज का प्रमाण 6 अंजलि बताया है। तो ये जो पॉइंट मैं पढ़ा चुका था, शायद ये आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो ये दोबारा से आप नोट्स तैयार कर लें। देखिए ये जो पीछे अंजलि प्रमाण लिखा है, इससे एक क्वेश्चन 101% आना तय है। एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। ये जो अंजलि प्रमाण लिखा है, तो इसको अच्छे से रटना है, सामने चिपका लो कहीं, इसको एकदम रट मारना है। चलो बस आज इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं।